नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद के साथ-साथ हमारी दुआ और प्रार्थना भी है कि आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। साथियों, इस वीडियो में हम लोग 20 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। उससे पहले हम लोग 19 अप्रैल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था 19 अप्रैल को, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रामा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च हुआ है तेलंगाना में। भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रामा केयर सेंटर नेशनल हाईवे 44 पर किया गया है। गोल्डन आवर यानी दुर्घटना से 10 मिनट के भीतर तत्काल आपात सहायता मिलेगा, चिकित्सकीय सहायता मिलेगा। दूसरा प्रश्न, हाल ही में WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर अनिता चौधरी जी को। तीसरा प्रश्न, हाल ही में फिक्की ने अपना महासचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया है? फिक्की के महासचिव बने अनंत स्वरूप साहब 1927 में गठित फिक्की। अगला, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। पांचवा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो कर्नाटक राज्य में। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तर जाएगा सी कार्लोस अल्कराज। हाल ही में जारी टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? रणबीर कपूर को। अगला, हाल ही में 15वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? श्रेया शांतनु मुंधाडा ने। अगला, हाल ही में आईएमएफ के ताजा अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? छठा स्थान आईएमएफ के अनुसार। अगला, हाल ही में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कहा स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी मिली है? धोलेरा में। ये था साथियों लास्ट डे का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न, हाल ही में कांकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है। ये कहाँ स्थित है? कांकरिया कोचिंग डिपो अहमदाबाद में स्थित है। देखिएगा, कांकरिया कोचिंग डिपो अहमदाबाद भारत का पहला जल तटस्थ कार्बन वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो। क्या है ये साथियों? जैसे ना आप अगर रेलवे स्टेशन जंक्शन पर, बड़े रेलवे स्टेशन पर यात्रा किए होंगे, देखे होंगे कि वहां पर ट्रेनों की सफाई होती है, ट्रेनों में पानी भरा जाता है, खूब ज्यादा भरपूर मात्रा में पानी का उपयोग होता है। तो पानी का उपयोग तो कर ले रहे हैं, यूज तो कर ले रहे हैं, फिर आएगा पानी कहाँ से? अगर उसी पानी को यूज करके आप रिसाइकिल कर ले रहे हैं, जो पानी बह रहा है, गंदा पानी कहीं कलेक्ट हो जाए और फिर उसको रिसाइकिल कर दिया जाए, उसको छान दिया जाए, उसको प्योर कर दिया जाए साथियों, तो आप रिसाइकिल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कांकरिया कोचिंग डिपो है, उसने जो पानी है अपशिष्ट जल संग्रह किया, उसको पौधों द्वारा प्रदूषकों का अवशोषण करा करके, जैविक निस्पंदन करा के, ऑक्सीजनीकरण करा करके उस जल को फिर से शुद्ध कर दिया है और फिर वो यूज होगा। इसी को कहते हैं साथियों जल तटस्थ यानी वाटर न्यूट्रल। यानी कि अब पानी जितना यूज कर रहे हैं उतना पानी फिर से पा जा रहे हैं, जितना आउटपुट हो रहा है उतना फिर से इनपुट हो जा रहा है, यानी कि शून्य जो है खपत हो रहा है पानी का। वाटर न्यूट्रल भारत का पहला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे लिए, कांकरिया कोचिंग डिपो कहां पर है? अहमदाबाद में है। 1.60 लाख लीटर प्रतिदिन पानी बचेगा। 1.6 लाख, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं रहता, ये चीजें नहीं रहती, तो डेली जो है 1.60 लाख पानी लीटर पानी खर्च होता है साथियों। तो इसने इतना बड़ा कारनामा किया। अगर साल भर में देखा जाए वार्षिक बचत तो 5.84 करोड़ लीटर प्रति वर्ष पानी बचाएगा कांकरिया कोचिंग डिपो अहमदाबाद का। गुजरात में अहमदाबाद, तो गुजरात का स्टैटिक जीके, गुजरात का गठन होता है 1 मई 1960 को। राजधानी अहमदाबाद के समीप में गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। तटरेखा इसकी 1600 मीटर, पूर्व में जो है 1214 किलोमीटर थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल और धौलावीरा यहीं पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, जो एक डॉकयार्ड बंदरगाह था। डेयरी उद्योग आनंद अमूल का जो है वो यहीं पर है गुजरात में। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में है। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में स्थित है। बंदरगाह कांडला बंदरगाह भारत का एकमात्र ज्वारी बंदरगाह, जिसका वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह हो गया है, गुजरात में स्थित है। गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर यहीं पर है गुजरात के केवड़िया नगर में। केवड़िया नगर का नाम बदल के एकता नगर कर दिया गया। इसका निर्माण रामजी वंशुतार जी ने किया। रामजी वंशुतार जी का वर्तमान में डेथ भी हो गया, निधन भी हो गया। राज्य का अगर पक्षी देखा जाए, गुजरात का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो और राजकीय पशु एशियाई शेर। एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर है? जंगली गधा अभ्यारण्य ये भी गुजरात में है। कच्छ के दलदली मैदान, कच्छ के रण में जंगली गधा अभ्यारण्य है। हट जाओ बेटा, वहां से स्टैंड से हिल जाएगा। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। और बिहार का भी राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष क्या है? आम। राजकीय वृक्ष आम है, आम फल भी है साथियों। इसके अलावा
हीरा उद्योग के लिए सूरत यहाँ प्रसिद्ध, विश्व का 90% हीरा तराशा जाता है। जामनगर विश्व प्रसिद्ध पेट्रोकेमिकल्स है यहाँ पर। डेयरी उद्योग आनंद है। बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह है। नदी अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। सरदार सरोवर डैम यहाँ पर है। उकाई जल विद्युत परियोजना बांध है तापी नदी पर यहीं पर। काकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ। दूसरा प्रश्न, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का सिर्फ व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो अमेरिका को पीछे छोड़ करके चाइना साथियों, चीन हमारे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। यानी हम लोग उससे निर्यात कर रहे हैं और उससे सामान आयात करा रहे हैं। इस मामले में ओवरऑल चीन से सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है। देखिएगा, भारत चीन व्यापार 25 से 26, कुल द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब डॉलर का हुआ। 151.1 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार, मतलब कि भारत ने निर्यात किया और भारत ने आयात किया, दोनों मिला करके अगर आयात खाली देखा जाए तो 131.63 अरब डॉलर, और निर्यात देखा जाए, निर्यात मतलब भारत ने चीन को बेचा तो 19.47 अरब, यानी ये कम है साथियों, ये कम है। और हम चाइना से ज्यादा मंगाते हैं, देख सकते हैं आप अनुपात में, रेशियो में। व्यापार घाटा शब्द पूछा जाता है, ट्रेड डेफिसिट कितना? तो ट्रेड डेफिसिट 112.16 अरब डॉलर, जो रिकॉर्ड स्तर पर है। क्या होता है व्यापार घाटा? जितना आयात होता है उसमें से निर्यात को घटा देंगे तो वही होता है व्यापार घाटा। आपका दुकान है, मेरा भी दुकान है, आपके दुकान से हमने 100 रुपए का सामान खरीदा, आप हमारे दुकान पर आ रहे हैं तो 20 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, तो इसमें व्यापार घाटा कितना हुआ? 80 रुपया का हुआ। इसी को व्यापार घाटा कहते हैं इकोनॉमी में। देखिएगा, इसमें से इसको घटा दिया गया, बस ना, ये आयात में से निर्यात को घटाया जाएगा तब व्यापारिक घाटा। देखिए, आयात में से निर्यात को घटा दिया जाएगा तो व्यापारिक घाटा। समझ में आया तो कमेंट करिएगा साथियों, हाँ गुरुजी समझ में आया। देखिएगा एक बार आंकड़ों को फिर से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने? तो उत्तर हो जाएगा, अभी वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह हमारे राज्यसभा में उपसभापति हैं, तो इनको तीसरी बार चुना गया। अब ये ऐसा, इस पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले पहले सांसद हो गए साथियों। तो रिकॉर्ड है, तो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तस्वीर है, मुस्कान कितनी अच्छी है इनकी। डिप्टी चेयरमैन का मतलब हुआ उपसभापति। उपसभापति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में वर्णन है, राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 89 में है। यह है हरिवंश नारायण सिंह, हमारी परीक्षा में रह सकते हैं। साथ ही एक कमेंट आता है, आप लोग का क्वेरी रहता है कि गुरुजी खाली वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग क्यों करते हैं? क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा हर एग्जाम में, वनडे का छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, उसमें अब जो है करंट अफेयर चाहे जीएस के क्वेश्चन जो होते हैं वो कूट में देते हैं, कथन और निष्कर्ष वाले देते हैं, कई ऑप्शन देता है, उसमें चूज करना होता है। हम लोग यहाँ पर सूचना कलेक्ट करते हैं। हम लोग मान लेते हैं इस क्वेश्चन को करें राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के बारे में, तो राज्यसभा के हम अनुच्छेद को बताएंगे, राज्यसभा के क्या क्या पूरा कॉन्सेप्ट होता है, राज्यसभा के पहले सभापति और वर्तमान सभापति, उपसभापति, पहली महिला, सब कुछ जब हम कवर कर दे रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे किसी तरह से पूछा जाए आप तो कर लेंगे। बस हमको साथियों, ये हमने वन लाइनर मोड में लाया, लेकिन हम सारा जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो कितना भी भयानक से भयानक क्वेश्चन आए तो एग्जाम में सब क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। बस हाँ, रिविजन जरूरी है। हर चीजों को कम से कम 3 बार आपको पढ़ना अनिवार्य है, तब जाकर परीक्षा में उम्मीद करिए कि आप सही कर पाएंगे। नहीं तो परीक्षा में आपको देख के बस लगेगा, मन में गुदगुदी आएगी, ये तो देखे थे क्वेश्चन लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये कब होता है? जब आप 3 बार कम से कम रिविजन नहीं करते, अपने पढ़ी हुई चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, है ना। और अगर शिद्दत से पढ़ना है तो फिर पढ़िए साथियों। चलिए इस क्वेश्चन को करा जाए। राज्यसभा, पहली बात कि राज्यसभा में सभापति होते हैं और एक उपसभापति। तो सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और एक होते हैं उपसभापति। अगर सभापति राज्यसभा में उपस्थित नहीं है तो उपसभापति नेतृत्व करते हैं। ये हरिवंश नारायण सिंह जी हैं और ये इनकी बड़ी इमेज हो गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में लिखा है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अगर यहाँ साथियों आपको मिल जाए राज्यों का परिषद किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को ही राज्यों का परिषद कहते हैं, क्योंकि राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि राज्य के विधानसभा से जो विधायक होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ देखिएगा, राज्यसभा संसद से संबंधित सारा कुछ फैक्ट, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा यहाँ पर रहता है। देखिएगा, भारतीय संसद, हमारे भारतीय संसद में अंग कितने हैं? तो अंग पूछा जाएगा तो 3। हमारे भारतीय संसद में सदन कितने, हाउस कितने हैं? तो 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, 3 अंग हो गया। लोकसभा में वर्तमान में कितने अधिकतम सीट? तो 550, 2 आंग्ल भारतीय समाप्त हो गया। और वास्तविक सदस्य कितने होते? 543। चुनाव वर्तमान में 543 पर अधिकतम 550। और राज्यों में सदस्य 524 और केंद्र शासित प्रदेशों में 19। कहां से केंद्र शासित में? तो 7 लोकसभा सदस्य दिल्ली से, 7 अन्य जो केंद्र शासित राज्य है वहां से, और 5 जम्मू
जम्मू कश्मीर जो 31 अक्टूबर 2019 को बना जम्मू कश्मीर के साथ वहां से 5, तो 7 7 14 5 19 हो गए केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 और 245 वास्तविक सदस्य, यानी कि वर्तमान में चुनाव 245 का होता है। इस 250 में 12 मनोनीत होते हैं जो 4 क्षेत्र से होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से राष्ट्रपति द्वारा, और निर्वाचित होते हैं 238, लेकिन अधिकतम है। और वर्तमान में जो है वो मनोनीत सदस्य 12 और निर्वाचित जो होते हैं राज्यों से वो 233 राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, इसमें राज्य से 225 आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 8 आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ से आते हैं, तो 3 दिल्ली से और 1 पांडिचेरी से और 4 जम्मू और कश्मीर से आते हैं। यहाँ देखिएगा वही चीजें फिर से है, संसद के 3 अंग होते हैं, लेकिन सदन अगर पूछा जाएगा तो 2, लोकसभा और राज्यसभा सदन है, और राष्ट्रपति को ले लेंगे तो ये अंग हो जाता है। लोकसभा का वर्णन, पहले तो संसद का वर्णन, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81। जनता का सदन लोकसभा, जनता सीधे द्वारा जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में कार्यकाल 5 साल, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम सदस्य 550 हो गए हैं, वर्तमान सदस्य 545। आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति और महिला आरक्षण भी हो गया है लोकसभा और विधानसभा में। लोकसभा विधानसभा में वर्तमान में साथियों इस पर पूरा जो है बहस भी है। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 156 लागू हुआ है, वो कब लागू किया जा रहा है, एक्ट तो बन गया, लागू कब हो रहा है, इसी पर बहुत ज्यादा मंथन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्कशन डिबेट हो रहा है संसद में वर्तमान समय में। अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर होते हैं, जनता के सदन लोकसभा में। राज्यसभा के बारे में देखिए, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है, 6 वर्ष कार्यकाल होता है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, न्यूनतम 30 वर्ष इनकी आयु होती है। इसका जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 225 होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य कला समाज सेवा और साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा से मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अगर सहकारिता जोड़ देंगे 5 क्षेत्र हो जाएगा, तो वो विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 5 क्षेत्र से मनोनीत होते हैं। वेतन भत्ता लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग का 4 लाख होता है। सांसद निधि एक होता है 5 करोड़, हर साल 5 करोड़ का सांसदों को अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए दिया जाता है। संसद के सत्र कितने होते हैं, 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद की समितियां लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, लोक स्थायी समिति, विशेष समिति और तदर्थ समिति। संसद की संयुक्त अगर अधिवेशन हो रहे तो उसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का गठन कब हुआ था, 1952 में। संसद भवन का निर्माण शुरुआत कब हुआ था साथियों, तो इसका उत्तर 1921। और कब निर्मित हुआ, 1927। पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। संसद हमारा अस्तित्व में आया था, संसद अस्तित्व में कब आया था, 1952। यहाँ पर फोटो देखिएगा, ये हमारे हमारे भारत के पहले राज्यसभा के उपसभापति, और ये वर्तमान में है। नाम क्या है इनका, देखिएगा इनका नाम है साथियों, हमारे भारत के प्रथम राज्यसभा के उपसभापति हैं एस.वी. कृष्णा मूर्ति राव साहब। लिख देते हैं एस.वी. कृष्णा मूर्ति राव। ये कौन, तो ये हमारे भारत के प्रथम राज्यसभा के उपसभापति, और ये वर्तमान में उपसभापति हरिवंश नारायण जी। अब यहाँ पर देखिए इन्हीं की तस्वीर है, और ये साथियों ये इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में पहली महिला उपसभापति कौन, तो वायलेट अल्वा, द फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट लॉयर एंड राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट। देश की पहली महिला उच्च न्यायालय की वकील और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट है साथियों, वायलेट अल्वा। और ये कौन है, तो ये सीपी राधाकृष्णन जी हैं। सीपी राधाकृष्णन साहब ये हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति वर्तमान में है। और उपराष्ट्रपति साथियों यह सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। और ये कौन है, तो ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, फर्स्ट उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संयोग देखिए, पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, दोनों राधाकृष्णन। अब अनुच्छेद देखिएगा, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति से संबंधित कई बार हम लोगों ने किया है, फिर कोई क्वेश्चन आएगा फिर करेंगे। उपराष्ट्रपति को देखिएगा, इसका एक प्यारा सा ट्रिक है, कंफ्यूजन होता है इसलिए ट्रिक है, उसका निकास शनि। इसको लिख देते हैं पहले, उसका निकास शनि। अगर 2 बार 3 बार आप पढ़ ले रहे हैं और ट्रिक याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बीच में एक आध कंफ्यूजन हो जाता है, जब मैचिंग के लिए दिया जाता है तो कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले उसका में देखेंगे, अनुच्छेद 63 में है हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में अनुच्छेद लिखा है, अनुच्छेद 64 में लिखा है कि राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति। और
64 के बाद 65 में लिखा है, अनुच्छेद 65 में जो उपराष्ट्रपति उसका कार्य क्या है। अनुच्छेद 66 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में लिखा गया है राष्ट्रपति के चुनाव का समय। और अनुच्छेद 69 में लिखा है उपराष्ट्रपति का शपथ। और अनुच्छेद 70 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर क्रम से देखेंगे, उस का निकास सनि, उ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति, का से कार्य, नि से निर्वाचन, और का से कार्यकाल, स से समय, और श से शपथ, और नि से निर्वाचन। अगला चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुफा है कहाँ पर स्थित है, याना गुफा स्थित है साथियों कर्नाटक राज्य में। याना गुफा कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल इसको अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है कर्नाटक के याना गुफा। पूछा जाए किस अनुच्छेद में लिखा गया है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, तो अनुच्छेद 49 में लिखा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है। उत्तर हो जाएगा जय शाह। आईसीसी के चेयरमैन साथियों, आईसीसी के प्रमुख जय शाह यंग इंडियन लीडर्स क्लास में शामिल हुए। देखिए, यंग ग्लोबल लीडर क्लास में शामिल जय शाह आईसीसी के चेयरमैन, यंग ग्लोबल लीडर क्लास 2026 में। छठा, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने सभी सेक्टर में महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, मासिक धर्म अवकाश लागू करने का आदेश दिया है। तो साथियों पिछले साल 2025 में भारत का पहला राज्य बना था कर्नाटक, जिसने अपने यहाँ के कर्मचारियों में महिला कर्मचारियों को मेंस्ट्रुअल लीव दिया था। मेंस्ट्रुअल लीव मासिक धर्म अवकाश देने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया, जिसने महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान महीने में एक दिन सवेतन अवकाश देने का कानून बनाया था। तो 2025 में ये हुआ था, उसी को हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि महिलाओं के लिए जो मासिक धर्म अवकाश है इसको लागू किया जाए। खाली बना देने से नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंट भी बढ़िया से होना चाहिए। 25 में राज्य ने दिया और 26 में हम पढ़ रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको बढ़िया से लागू किया जाए, बस और कुछ नहीं है। देखिएगा, कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया जिसने महिलाओं को मासिक धर्म दौरान महीने में एक दिन सवेतन अवकाश प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। अभी हाईकोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया है। सातवां, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। 18 अप्रैल को हर साल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल के करंट अफेयर में शुरू में हमने इसका डिस्कस कर लिया था। इसमें एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे साथियों, हमारे भारत का विरासत पशु क्या है। उत्तर कमेंट करिए, भारत का विरासत पशु क्या है, उत्तर कमेंट करिए। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं वो जरूर उत्तर कर पाएंगे। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। देखिएगा, अब इसके अलावा जो हमारे पूरे अप्रैल के दिवस है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को ही साथियों पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। अनुच्छेद जो संविधान संशोधन 73वां था उसको लागू किया गया 24 अप्रैल को, इसीलिए राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, और 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अगला 8वां, अप्रैल 2026 में पहला महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। पहली बार साथियों रवांडा में, रवांडा एक देश अफ्रीका का, वहां पर आईसीसी के द्वारा आईसीसी 2020 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन कराने जा रही है अफ्रीका में, रवांडा में। क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ऐसा कर रही है। देखिएगा, रवांडा देश आईसीसी वुमेन्स चैलेंज ट्रॉफी कहाँ होगा, रवांडा देश में। रवांडा में भी किगाली में होगा। किगाली में कहां पर, तो गहंगा क्रिकेट स्टेडियम में। 18 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चलेगा। आईसीसी करा रही है। यह एक पार्टिसिपेटिंग टीम इसमें रहेगी। कौन कौन सी, तो रवांडा देश की टीम रहेगी, वनुआतु रहेगी, इटली रहेगी, यूएसए रहेगी, और नेपाल। जो उभरते हुए देशों की टीम है उन्हीं को शामिल किया गया। 5 टीमें आईसीसी वुमेन्स चैलेंज ट्रॉफी, 5 टीमें शामिल कहां पर, तो रवांडा की गाली में 18 से 1 मई आईसीसी के द्वारा आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन, हाल ही में मिस शेक इंडिया
मिस साके इंडिया 2026 सौंदर्य और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का खिताब किसने जीत लिया है? उत्तर होगा ए, निशिता अंतारकर। निशिता अंतारकर जी ने मिस साके इंडिया 2026 जीत लिया है। ये क्या है? साके इंडिया साथियों भारत और जापान के मध्य सांस्कृतिक संबंध बढ़ावा देने के लिए एक टूर्नामेंट होता है, उसी में इन्होंने जीत लिया है, निशिता अंतारकर। देखिएगा इनकी फोटो को, निशिता अंतारकर। निशिता अंतारकर ने जीत लिया है सौंदर्य प्रतियोगिता। निशिता अंतारकर ने मिस साके इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया है। क्या है यह? 17 अप्रैल 2026 को हिरोशिमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित मुंबई के रोबाटा कुराकू में यह हुआ और यह सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नियुक्त हो जाएंगे निशिता। भारत में जापानी साके और संस्कृति की नई सांस्कृतिक दूत बनेंगे। पृष्ठभूमि इनकी क्या है? यह मुंबई में एक व्यवसाय है। 16 वर्षों से प्रशिक्षित कथक डांसर हैं ये। कथक डांसर है, प्रसिद्ध मुंबई की हैं। यह साथियों जून 2026 में होने वाला जापान में मिस साके जापान फिनाले में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगर पूछा जाएगा मिस साके इंडिया क्या है, तो मिस साके इंडिया भारत और जापान के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता है, उसी में निशिता जी ने जीत लिया है। रनर अप कौन रहा? तो प्रियंका सरकार रनर अप रही, जो बेंगलुरु की थी।